हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और आप लोग जिसका वेट कर रहे थे, हमने वो क्लासेस आज से स्टार्ट कर दी है, जहां पर हम सबसे पहली शुरुआत कर रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पर। क्लास 10th के फिजिक्स का ये फर्स्ट पार्ट आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में और रिफ्रैक्शन के बारे में। साथ ही ये सारी कैलकुलेशन हम लोग मिरर के बेसिस पर भी करने वाले हैं, जहां पर हम इमेज फॉर्मेशन पर भी वर्क करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन पर बात करेंगे, देन इसके बाद हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के पार्ट पर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कॉपी पेन नोट निकाल ले और हर एक टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीटली बारीकी से आप लोग हर एक क्वांटिटी को नोट करते चले जाएं। बहुत मजा आने वाला है आज का लेक्चर में, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है आपकी क्लास 10th साइंस का। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन का पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन मिरर पर कैसे होता है ना, मिरर क्या होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिरर्स होते हैं, उनसे इमेज किस तरह से फॉर्म होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, इनसे किस तरह से इमेजेस को बनाया जाता है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देन हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन बाय मिरर्स और यूजेस ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन को भी हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। चलिए, तो आज हम इन दो टॉपिक को छोड़कर बाकी सभी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि लाइट को हम किस पार्ट में स्टडी करते हैं। तो बेटा, साइंस के अंदर हम फिजिक्स के जिस पार्ट को पढ़ते हैं, जहां पर हम लोग केवल और केवल लाइट और उसके फिनोमेना के बारे में डिस्कशन करते हैं, वो जो सारी स्टडी हमारी होती है उस स्टडी को हम स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। मतलब हमने लाइट की स्टडी के लिए एक पूरा ब्रांच ही क्या कर दिया, साइंस से सेपरेट कर दिया। और साइंस में भी फिजिक्स के पार्ट से हमने क्या किया है, इसको सेपरेट किया है। अब यहाँ सारी बात किस पे हो रही है, केवल और केवल लाइट पर। तो जब जब हम लोग लाइट पर डिस्कस करते हैं, इस ब्रांच का हमने नाम रख दिया ऑप्टिक्स। ठीक है ना, हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें पढ़ते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना होगा तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी की एक नई ब्रांच हम लोगों ने अलग बना दी है। मैग्नेटिज्म पर अलग हमने बना दिया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, साइंस को टुकड़ों टुकड़ों में स्टडी करते हैं, ताकि हर एक कैलकुलेशन को हम डीपली स्टडी कर सकें और उस पर हमारी कैलकुलेशन, हमारे वर्क को हम कंप्लीट कर सकें। तो इसी तरह से लाइट को भी हमने एक अलग ब्रांच में नाम दिया ऑप्टिक्स। सो क्या हो गया ये, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फिनोमेनास। लाइट और लाइट के फिनोमेनास हमें क्या क्या कहते हैं, वो सारे डिस्कशन हम लोग इस ब्रांच के अंदर करने वाले हैं। चलिए, तो ऑप्टिक्स को यहां हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। भाई, ऑप्टिक्स भी एक बहुत बड़ी ब्रांच है ना, इसको भी क्या कर लिया अपन ने, दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया है। एक पार्ट हमारा बनता है यहां से रे ऑप्टिक्स, और दूसरा पार्ट हमारे पास बनता है किसना, कौन सा, वेव ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के दो भाग हो गए, एक रे बन गया, दूसरा क्या बन गया, वेव। अब रे और वेव क्या चीज है, तो रे कहता है लाइट एक बंदूक की गोली की तरह चलती है, कैसी, स्ट्रेट डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन वगैरह होता है, सारी कैलकुलेशन यहां भी होती है। तो लाइट को यहां माना गया क्या, कि लाइट कैसा नेचर रखती है, रे का नेचर रखती है। जैसे हमने तीर कमान से किसी तीर को चलाया हो, तो कैसा स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो वैसे ही लाइट को माना गया है और उसका नाम दिया हमने रे ऑप्टिक्स। और यहां हमने उसका नाम दिया क्या, वेव ऑप्टिक्स। आपने पानी की लहरें देखी होगी, तो किसी कुछ साइंटिस्ट का मानना यहां पर है कि जो हमारी लाइट है वो वेव के फॉर्म में चलती है। मतलब इस तरह से लहरों के फॉर्म में लाइट चलती है। जैसे ही आप कमरे का गेट खोलते हैं तो लाइट कमरे में एंटर करेगी, तो वो कैसे चलकर जाएगी, वेव की तरह चलकर जाएगी। ठीक है, चलिए,
तो यहां पर हमने इस लाइट की कैसे कितनी ब्रांचेस स्टडी कर ली, 2, रे और वेव। वेव आपका पार्ट नहीं है, हम फिलहाल किस पर डिस्कस करने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स पर। मतलब जब जब हम लाइट के बारे में बात करेंगे हमको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल करनी होगी और उस स्ट्रेट लाइन पर हमको एक एरो पुट करना होगा। अगर आप एरो पुट नहीं करते हैं और केवल एक लाइन का यूज करते हैं तो ये सिर्फ एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम रे नहीं कह सकते हैं। इसीलिए ध्यान रहे जब जब आप लोग डायग्राम को प्लॉट करें हर एक लाइन के साथ क्या लगाएं, आप एरो लगाना उन पर कंपलसरी है, तभी उसे हम रे कंसीडर कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं रे ऑप्टिक्स में। और रे ऑप्टिक्स के पहले पार्ट पर हम लोग चलते हैं, जहां पर सबसे पहला हम लोग जानेंगे लाइट के बारे में। तो जिस लाइट की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक्चुअली ये है क्या, तो लाइट आपने देखा होगा इस दुनिया में हमको जो भी कुछ दिखाई देता है सब किसकी वजह से दिखाई देता है, लाइट की वजह से दिखाई देता है। अभी आप सारे बल्ब ऑफ कर दें, है ना, और अगर सन भी अपने लाइट नहीं, जैसे रात के समय सनलाइट हमारे पास पहुंचती नहीं है, अगर हम सारे बल्ब भी ऑफ कर दें तो हमें दुनिया पूरी क्या दिखाई देती है, ब्लैक। इसका मतलब आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो दुनिया की हर एक चीज जो हमें दिखाई दे रही है वो किसकी वजह से दिखाई दे रही है, इसी लाइट की वजह से दिखाई दे रही है। तो ये लाइट है क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का एक फॉर्म है विच हेल्प टू सी अराउंड अस, जो हमारे आसपास की हर एक चीज को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे आप लोग स्टडी करेंगे कि ये जो लाइट है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। हम यहाँ पर 3 तरह से स्टडी करेंगे वेव्स को, है ना, एक लॉन्गिट्यूडनल आएगा, एक ट्रांसवर्स आएगा, मेटा वेव्स भी आएंगे, और देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल वो भी आपका एक पार्ट नहीं है, तो इतना याद रखो आप लोग कि लाइट क्या चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन बी ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम, जो किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, या मीडियम नहीं है तो वहां भी क्या कर सकती है, ये ट्रेवल कर सकती है। हाँ, इंटेंसिटी पर थोड़ा फर्क पड़ सकता है इसकी, जैसे दीवार को पार करके आएगी तो बाहर जितनी इंटेंसिटी लाइट की होगी अंदर उतनी हो, ये जरूरी नहीं है। ओके तो लाइट ये बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है। चलिए, तो लाइट के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे सेंसेशन आता है हमारी आंखों पर पड़ता है, रेटिना पर एक इमेज बनाता है और हमें चीजें दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाना किसी का। जैसे हमारे पास एक फुटबॉल है, हमने यहाँ से लात मारी और जैसे ही वो वहां से फुटबॉल सामने की दीवार पर जाकर टकराएगी, जैसे ही वहां दीवार पर टकराती है वो दीवार से टकराने के बाद बाउंसिंग बैक होकर वापस लौटकर हमारी तरफ आएगी या किसी अदर डायरेक्शन में चली जाती है। कहने का मतलब है कि जब भी कोई लाइट रेस चलकर आती है किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में और उस मीडियम के अंदर पाए जाने वाले ऑब्स्टेकल पर जब वो टकराती है तो टकरा के रिटर्न बैक उसी मीडियम के अंदर चली जाती है। तो लाइट का आना और किसी मीडियम पर टकराकर दोबारा उसी मीडियम में लौटकर चले जाना, दैट फीचर इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक हो जाना। सो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, कौन से मीडियम की बात कर रहे हैं हम, जिस मीडियम में लाइट आ रही है उसी मीडियम में वापस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मीडियम से आई दूसरे में एंटर करके कहीं जारी होगी, ऐसा नहीं है। लाइट आती है, इस सब्सटेंस पर टकराती है और टकरा के वापस इसी मीडियम में जब वो लौट कर जा रही है, इस फीचर को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, जैसे हमने ये एक किसी मटेरियल का सरफेस लिया, ओके, यहां पर एक लाइट रे चलकर आती है, यहां से सीधी एक लाइट चलकर आती है और इस सरफेस पर टकराती है। जैसे ही यहां इस सरफेस पर टकराती है तो यहां से जब लाइट चलकर इस सरफेस पर टकराती है
तो जो लाइट चलकर आ रही है इस मीडियम पर इंसिडेंट होने के लिए, उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट यहां आ रही है ये कौन सी रे होगी हमारी? इंसिडेंट रे। ओके, जो भी लाइट रे आ रही है मीडियम के अंदर चलकर, उस लाइट को हम बोला करेंगे इंसिडेंट रे। और ये हमारा क्या है? एक सरफेस। इस सरफेस पे आकर क्या हो रहा है? ये लाइट यहां पर टकराती है। जब ये टकराती है इस मीडियम के किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, तो टकराने के बाद ये बाउंसिंग बैक होकर उसी मीडियम में वापस लौटकर जा रही है इस तरफ। तो आने वाली इंसिडेंट थी और टकराकर जा रही है, रिफ्लेक्शन हुआ है, तो इस रे को हम बोला करेंगे रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली हमारी इंसिडेंट रे होगी और टकराने के बाद जो वापस जा रही है उसी मीडियम में लौट कर, उसको हम बोला करेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब हमारी रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, ये रे इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये वाली क्या है आपकी? रिफ्लेक्टेड रे। और इस सरफेस पर हम एक 90 डिग्री से एक नॉर्मल बनाते हैं। ये रहा वो नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है सरफेस पर बनने वाला सीधा सीधा राइट एंगल। इस सरफेस पर 90 डिग्री से मैंने जो स्ट्रेट लाइन यहां बनाई है ये कहलाती है इसका क्या? नॉर्मल। अब इस नॉर्मल के साथ इस इंसिडेंट रे ने क्या बनाया? एक एंगल। इस एंगल को हम बोला करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है। अब रिफ्लेक्टेड रे जब यहां से पार होकर इस तरफ जा रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी इसी नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी। उस एंगल को हम बोला करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं। तो जो रिफ्लेक्टेड रे ये जो एंगल बना रही है इसका नाम रख दिया हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस पॉइंट पर आपकी लाइट टकराती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तीन चीजें हैं। आने वाली रे का क्या नाम रख दिया? इंसिडेंट। टकराएगी जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट का नाम क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। टकरा कर जब उसी मीडियम में वापस जाएगी तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। डन। और जो एंगल्स बना रही है इंसिडेंट नॉर्मल के साथ, तो इंसिडेंट एंगल, ओके, और रिफ्लेक्टेड नॉर्मल के साथ, तो वो रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बातें क्लियर है आपका? तो देखो, लाइट आती है, यहां टकराती है और उसी मीडियम के अंदर दोबारा से लौटकर चली जाती है। तो ये जो फिनोमेना आप देख पा रहे हैं लाइट का, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमने एक ग्लास लिया, एक टॉर्च यहां ली, ओके, और टॉर्च से जैसे स्विच ऑन करेंगे लाइट जाएगी, इस ग्लास पर टकराती है, और जैसे ही ग्लास पर टकराएगी यहां से रिफ्लेक्ट होकर कहीं जाएगी। आप सामने वो लाइट आसानी से देख सकते हैं। तो लाइट आई, टकराई और उसी मीडियम में लौटकर दोबारा चली गई। यही फिनोमेना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। और यही वो फिनोमेना है जिसकी वजह से हमको ये दुनिया दिखाई देती है। दिख किसकी वजह से? लाइट की वजह से। फिनोमेना कौन सा लग रहा? रिफ्लेक्शन। भैया इस बोर्ड पर लाइट आती है, यहां से बल्ब से निकलकर वो टकराती है और यहां से रिफ्लेक्ट होकर जब वो हमारी आंखों में पड़ती है तब जाकर चीजें हम लोगों को दिखाई देती है। ठीक है बच्चों? और आंखों में भी क्या होता है? लाइट अंदर जाएगी, रेटिना पर टकराएगी, वहां से इलेक्ट्रिक पल्सेस बनेगी और वो पल्सेस जाकर कहां पहुंचेगी? ब्रेन के पास। और ब्रेन का यहां से जो पल्सेस बनकर जा रही है वो क्या है? एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज है। वो कहां गया? ब्रेन के पास। और ब्रेन उसको सेंस करता है, देन हमको बोलता है कि सामने बोर्ड लगा है, ये सामने वाली दीवार है। ठीक है? तो ये सारी चीजें हमको क्यों दिखाई दे रही है? लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है इसी वजह से। चलिए बच्चों, तो ये तो हो गई बात हमारी रिफ्लेक्शन की। तो यहां हमने देखा कि जब हम किसी सरफेस के ऊपर किसी लाइट रे को इंसिडेंट करवाते हैं तो रिफ्लेक्टेड होकर जा रही है वो। अब ये इसकी नॉर्मल है। अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, किसने बनाया? इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ। अगर मैं थोड़ा सा भी कम करता हूं, ये इंसिडेंट की वैल्यू मैंने थोड़ी सी कम कर ली, तो रिफ्लेक्टेड की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगर हम इंसिडेंट की वैल्यू को और डिक्रीज करेंगे तो रिफ्लेक्टेड की
और डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इंसिडेंट एंगल की वैल्यू 0 कर लूं, कितनी कर लें हम, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू, इस आई की वैल्यू अगर आप 0 कर लें तो यहां पर रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू भी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ये एंगल आप धीरे धीरे डिक्रीज करते जाओ, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के पास 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 जाती रहेगी, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के पास 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 आती रहेगी। जितनी एंगल से ये जा रही है उतनी एंगल से वो भी आना है। अगर आपने आई 0 कर दिया तो आर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से किसी सरफेस पर अगर नॉर्मली आप किसी रे को इंसिडेंट करवाते हैं तो वो रे यहां से नॉर्मली ही रिफ्लेक्टेड बैक होके चली जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा आप, नॉर्मल आने वाली रे रिफ्लेक्ट होने के बाद नॉर्मली ही चली जाएगी, मतलब एंगल उसने 0 इंसिडेंस बनाया है तो वो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 ही बनाने वाली है। और यहीं से बनते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के हमारे पास 2 लॉ है यहाँ पर। पहला लॉ कहता है कि जितनी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होगी उतनी ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी। ये दोनों हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के ठीक इक्वल होते हैं। और दूसरा हम देख पा रहे हैं कि ये अगर हम लोग, हमारी मान लो सरफेस है, यहां से लाइट रे आती है, इंसिडेंट रे आने वाली कौन, इंसिडेंट रे टकराती है और यहां लौट कर जाती है, क्योंकि जितना एंगल आई बनाएगी उतना ही उसे आर भी बनाना है, दोनों एंगल सेम है। ओके, तो ये आने वाली, ये जाने वाली, और हमने एक नॉर्मल बनाया है, इस सरफेस पर 90 डिग्री ये रहा, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये बनने वाली नॉर्मल, ये सब के सब कहाँ है, एक ही प्लेन के अंदर है। अगर हम यहाँ एक के साथ प्लेन ड्रॉ करते हैं तो सारे के सारे कहाँ है, इसी प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल सब एक ही प्लेन के अंदर लाइज करते हैं। तो यहाँ हमारे क्या हो गए, 2 लॉस हो गए। पहला लॉस हो गया हमारा आई आर के इक्वल है, और दूसरा लॉस हो गया इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, ये सब कहाँ है, आपके एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये है रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसके 2 लॉस पर आते हैं हम। पहला लॉस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। क्या है, ये एक दूसरे के इक्वल है। जितनी आई की वैल्यू रहेगी उतनी ही किसकी रहेगी, हमारे आर की वैल्यू रहती है। क्लियर है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, चलो यहां पर एंड को कट करके कॉमा कर लेना, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को भी ले लो आप, ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन, सबके सब कहां पाए जाते हैं, ये एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो ये था रिफ्लेक्शन। अब यहां पर रिफ्लेक्शन हम देखेंगे 2 तरह से होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर और इरेगुलर किस तरह से होता है, तो ये डिपेंड करता है बेटा सरफेस के ऊपर। जिस तरह के सरफेस का नेचर है वैसे ही क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। देखिए यहां आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर कि ये जो यहां दिख रहा है सरफेस आपको नीचे, ये कैसा है, ये आपका एक स्मूथ सरफेस है, फ्लैट सरफेस है कुछ इस तरह से। अब जब ये रे यहाँ पर इंसिडेंट होती है, ये इंसिडेंट रेज है सारी की सारी, यहां से इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पर। ओके, और जैसे यहां टकराती है सरफेस पर टकराने के बाद क्या होगा, इनका रिफ्लेक्शन। तो आने वाली सारे के सारे रेस क्या दिख रही है आपको, पैरेलल। जितनी भी रे हम यहाँ पे इंसिडेंट करवा रहे हैं सरफेस पर वो कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे ही टकराती है, जितना ये आई बनाती है उतना ही यहाँ से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उतना ही यहां से ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए कहां जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। ये वाली रे आपकी इस तरफ ये वाली थी। अब देखिए यहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगी हमारी, ये आई, उतनी ही यहाँ क्या बनेगी, आर, और ये लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस मीडियम में इस तरह चली जाएगी। तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रे जितना आई बना रही है उतना ही आर बनाते हुए जब सरफेस से वापस रिफ्लेक्टेड बैक होती है तो सबके सब रिफ्लेक्शन के बाद भी कैसी है, पैरेलल है। आने वाली इंसिडेंट रे ऑल आर पैरेलल,
तो रिफ्लेक्शन के बाद भी सभी कैसी हैं, पैरेलल है। तो इस तरह की जो रिफ्लेक्शन होती है वो हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाती है। मतलब स्मूथ सरफेस जब जब हमको मिलेगी, आपको क्या मिलेगा, ऐसे रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलता है। किसी किसी केस में सरफेस स्मूथ नहीं मिल पाती है। तो यहां देखो आप, आने वाली सारी रेस तो कैसी है, अभी भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो आने वाली ऑल रेज आर पैरेलल, बट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, देखिए यहां इस सरफेस पे जो टकराती है तो इस रे का जो इंसिडेंस एंगल है वो ये है और रिफ्लेक्टेड ये है। इस तरह से रे यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर निकल जाती है, ये इस डायरेक्शन में चलकर जा रही है। यहां पर इस वाली रे का टकराना और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कुछ इस तरह से है। यहाँ पर इसका नॉर्मल ये वाला है सरफेस का, सरफेस यहाँ ऐसी है और यहाँ से नॉर्मल इसका इस तरफ है। जो लाइट आती है और टकरा के यहाँ ऐसे निकल जाती है, ये वाली लाइट रेज यहाँ आती है और यहाँ से टकरा कर इस डायरेक्शन में चली जाती है। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन हम यहाँ से नोट करेंगे ना, इसके लिए नॉर्मल बदल जाएगा। तो हर एक पॉइंट पर जब अलग अलग पॉइंट पर ये पैरेलल रेस टकरा रही है तो हर कहीं नॉर्मल अलग अलग बन रहे हैं, और अलग अलग नॉर्मल होने से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हर एक लाइन के लिए अलग अलग होगी। इस लाइन का इंसिडेंस अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो जितना आई होता है उतना ही तो वो आर बनाती है। तो हर एक का जितना आई है उतना आर बना के वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। तो जाने वाली सारी की सारी रेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, और इस केस में ये रिफ्लेक्शन आपका इरेगुलर होगा। अगर आने वाली पैरेलल, जाने वाली भी पैरेलल हो तो रेगुलर, और अगर जाने वाली पैरेलल ना हो तो वो कौन सा रिफ्लेक्शन होता है हमारा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन हमारे पास दो तरह के हैं। चलिए बच्चों, चलें, आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही है। तो धीरे धीरे हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते जा रहे हैं, है ना। चलिए, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी ये दुनिया हमको क्यों दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लाइट है, एक फॉर्म है एनर्जी का। वो एनर्जी ऑप्टिक्स के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में कहाँ जा रही है, आंखों पर, रेटिना पर जाती है, क्या बनाती है, वोल्टेज, और वो कहाँ पहुंचती है, आपके ब्रेन पर, फिर हम लोग उस पर सेंस करते हैं। सो हाउ डू वी सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, जितनी भी हमारे पास आसपास चीजें होती है हम उन्हें कैसे और बड़ी आसानी के साथ देख पाते हैं। चलिए, तो क्यों देखते हैं हम, वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब जब हमारे पास लाइट की प्रेजेंस होगी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये जैसे ही गायब हुआ आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं, बिकॉज लाइट रेस आर फॉर्म्स एन इमेज ऑन रेटिना आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। हमारे आसपास बहुत सारी थिंग्स अलग अलग रखी हुई है, लाइट आती है, उनके ऊपर टकराती है, और टकरा के रिफ्लेक्टेड बैक होकर जब वो हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमको चीजें दिखाई देती है। कई बार हमारे साथ होता है जब हमको चीजें नहीं दिखाई देती है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लाइट सोर्स से, बल्ब से या जिस भी मटेरियल से निकल कर आ रही है वो उस ऑब्जेक्ट पे पड़ तो रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आंखों में नहीं जा पा रही है, इसलिए हमें वो चीजें कभी कभी दिखाई नहीं देती है। चलिए, दिस आर इलेक्ट्रिक सिग्नल विच सेंस बाय आवर ब्रेन। तो जो भी लाइट सिग्नल्स ऑब्जेक्ट पर टकरा रहे हैं, हमारी रेटिना पर जा रहे हैं, ये सब क्या है, लाइट सिग्नल से टकराते हैं, इलेक्ट्रिक वोल्टेज बनती है, और इन सबको हमारा ब्रेन सेंस करता है। जैसे आपने यहाँ देखा होगा, है ना, इसको यहाँ से एक गुलाब दिखाई दे रहा है, और गुलाब देखते ही अच्छे अच्छों के मन पिघल जाते हैं, तुम क्या बड़ी चीज हो। ये सन है, यहाँ से रेडिएशन चल के आ रहा है, इस गुलाब के फूल पर वो कुछ इस तरह से टकराता है, और यहां से रिफ्लेक्टेड होकर कहाँ जा रहा है, इन भाई साहब की आंखों में ये सिग्नल्स कुछ इस तरह से चलकर जा रहे हैं। लाइट सिग्नल्स है, लाइट यहाँ आ रही है, टकरा रही है, और कहाँ जा रही है, यहां से चलते हुए कहाँ पहुंच रही है, वो इन भाई साहब की आंखों तक पहुंच रही है। अब जैसे ही यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इन भाई साहब को सामने दिख जाता है कि आहा, कोई गुलाब लेके मेरी तरफ आ रहा है। बाद में पता लगता है तो आंखों का वहम है। तो यहाँ लाइट आती है, रिफ्लेक्शन होता है, और वो हमारे आंखों में पड़ता है, वैसे ही हमको ये गुलाब का फूल सेंस हो जाता है। यहाँ आपको एक ग्रीन लीफ दिख रही होगी,
ये ग्रीन लीफ है, किसी प्लांट से हम चुरा के लाए हैं। तो सन से जो लाइट चलकर आती है वो एक व्हाइट लाइट है। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे पढ़ेंगे विप की ओर। ओके, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सनलाइट जो कि आपको व्हाइट दिखाई देती है, इसके अंदर 7 टाइप के क्या होते हैं, कलर्स होते हैं। अब देखो व्हाइट लाइट के ये 7 कलर्स कहाँ आ रहे हैं, इस लीफ के ऊपर। मैंने इसको विजुअलाइज करके लिखा हुआ है। जनरली आपको लाइट के कलर दिखाई नहीं देंगे जब तक कि वो प्रिज्म से या किसी मटेरियल से रिफ्रेक्ट न हो। अब देखिए ये व्हाइट लाइट है, 7 कलर्स कहाँ आ रहे हैं, इस लीफ पे आते हैं। जब 7 कलर यहाँ इस लीफ पर टकराते हैं तो ये लीफ के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, इन सारे कलर्स को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, और बचता कौन है, ग्रीन कलर, उसको क्या करती है, यहां से ये रिफ्लेक्ट कर देती है। और वो जैसे ही निकलता है यहां से आपकी आंखों में पड़ता है और आपको हर पत्ती हरी दिखाई देती है। ठीक है, अब आगे आप लोग स्टडी करोगे इसके अंदर कि जो यहाँ से लाइट निकल रही है ना, ये इस पत्ती के एटम के वाइब्रेशन है। जैसे ही सनलाइट यहाँ गिरती है इसके एटम्स वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन करने के दौरान वो एक रेडिएशन यहाँ से निकालते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रीन कलर से मैच करती है, इसलिए लीफ आपको ग्रीन दिखाई देती है। जैसे कि आपको ये बोर्ड ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, कहीं पर व्हाइट दिख रहा होगा, तो ब्लैक पार्ट क्या कर रहा है, वहां से इस तरह के रेडिएशन को निकालता है। ओके, चलिए किसी का ब्लैक दिखना तो जनरली क्या होता है कि सारे के सारे लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, इस वजह से सब चीजें आपको ब्लैक दिखाई देती है। चलिए तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लाइट सिग्नल जैसे ही एंटर होते हैं यहां से रिफ्लेक्ट होकर कौन जा रहा है, केवल ग्रीन कलर, इसलिए पत्तियां कैसे दिखाई दे रही है आपको, ग्रीन कलर की। ओके, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट की नीड पड़ेगी, बिना लाइट की प्रेजेंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। आंखें बंद करो, अभी दिखना बंद हो जाएगा। डन। ओके, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे काम की चीजों पर। ओके, और पहला पार्ट हमारा यहां से स्टार्ट होगा, मिरर। ठीक है, वैसे तो रिफ्लेक्शन हर एक ऑब्जेक्ट से होता है, जो जो आपको दिखाई दे रहा है सब जगह से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, मिरर पर। तो मिरर क्या चीज है, कांच के टुकड़े। मिरर एक ऐसी डिवाइस है कि इस पर अगर हम कोई लाइट इंसिडेंट करवाएंगे ना तो ये एज पॉसिबल सारे के सारे लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। वैसे सारे के सारे नहीं करता है, कोई भी ऐसा मटेरियल बना ही नहीं जो अपने ऊपर आने वाली सारी की सारी लाइट रे को क्या कर दे, रिफ्लेक्टेड भी कर दे। कुछ ना कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ लाइट उसके अंदर रिफ्रैक्ट भी होती है। मतलब लाइट एनर्जी जब चलकर आती है किसी मीडियम के अंदर तो वो अपनी एनर्जी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मान लीजिए लाइट रेडिएशन है यहाँ पर आ रहे हैं, इस सरफेस पे टकरा रहे हैं, ये हमारी क्या है, एक सरफेस। अब इस लाइट रेडिएशन के पास है 100 जूल का एनर्जी। 100 जूल एनर्जी लेकर जब ये लाइट रेडिएशन इस सरफेस पर टकराते हैं तो यहाँ 3 चीजें होती है। पहला, इसका कुछ पार्ट यहाँ से उछल के बाहर निकल जाएगा उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आया है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसी लाइट का कुछ पार्ट यहां से मीडियम को पार करके ऐसे निकल जाता है। अब मीडियम को पार करके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, और तीसरी चीज यहां पर होती है कि ये जो लाइट एनर्जी है इसका कुछ ये खुद अपने अंदर रख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके, तो इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन पर, हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन पर, और जो एब्जॉर्प्शन है वो है पार्ट हमारा क्लास 11th का। तो हम इसकी डिस्कशन क्लास 11th के अंदर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज तो हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, केवल और केवल रिफ्लेक्शन के ऊपर। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन पर। चलिए तो आते हैं फिर से हम कहां पर, मिरर पर। It is that device which can reflect all the incident ray from the surface of it.
ओके, इसकी सरफेस पर टकराने वाली हर एक लाइट को क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं मिरर। चलिए, तो मिरर हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर पे आते हैं हम लोग। नंबर 1 हमारे पास है प्लेन मिरर, दूसरा होता है आपके पास स्फेरिकल मिरर, और तीसरा आपके पास है यहाँ पर पैराबोलिक मिरर। तो 3 तरह के हमारे पास मिरर है, तीनों पे डिस्कस कर लेते हैं। प्लेन मिरर क्या चीज है? द मिरर विच हैव प्लेन रिफ्लेक्टेड सरफेस। ऐसी मिरर जिसमें एक सरफेस पूरी तरीके से क्या हो, ये आपको यहाँ पर एक मिरर दिख रहा होगा, इसकी जो सरफेस आपको दिख रही है, ये एक सरफेस क्या है, बिल्कुल फ्लैट। तो यहां पर जो स्ट्रेट सरफेस दिख रही है आपको, ये आपका एक प्लेन सरफेस है। पीछे वाली साइड को हमने क्या कर रखा है, इसको हम या तो पेंट कर सकते हैं या इसकी सिल्वर से कोटेड कर सकते हैं ताकि रे इसके आर पार न जाए। ओके, तो इस तरह से जो एक सरफेस इसकी प्लेन है, इसका नाम रख दिया हमने क्या, प्लेन मिरर, जिसकी एक सरफेस कैसी हो। वैसे तो सरफेस दोनों ही प्लेन है, लेकिन एक सरफेस हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड, और दूसरी हमारी यह रहती है पेंटेड। पीछे की साइड को हम पेंट कर देते हैं, इसकी एक ही सरफेस का हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसी सरफेस हमारी होगी प्लेन मिरर। क्लियर? चलिए, दूसरे पे आते हैं हम स्फेरिकल मिरर। तो ये ग्लास का एक हमने क्या लिया, स्फीयर लिया, पूरा ग्लास का बना हुआ एक पूरा स्फीयर लिया फुटबॉल की तरह, और उसके हमने 2 कर्वेचर काट लिए, 2 छोटे छोटे कर्वेचर उसके क्या कर लिए, अलग अलग कर लिए। अब उन कांच के टुकड़ों का जो 2 कर्वेचर अलग अलग हैं, ये बने हैं किससे, स्फीयर से, इसीलिए इन मिरर का नाम भी हमने क्या रखा, स्फेरिकल मिरर। ओके, तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, दोज मिरर विच हैव स्फेरिकल रिफ्लेक्टेड सरफेस, जिनकी सरफेस स्फीयर की तरह हो, वैसे क्या होंगे हमारे स्फेरिकल सरफेस। ये हमारे पास हम की एक मिरर को 2 तरह से काट सकते हैं। एक को हम कुछ इस तरह से काट लें और एक हिस्से को हम कुछ इस तरह से काट लें बाहर के साइड से। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, चलो इस चीज को छोड़ते हुए अपन ले, मान लीजिए फुटबॉल है अपने पास, ग्लास का बना हुआ एक फुटबॉल है, उसकी 2 कर्वेचर काट के हमने बाहर निकाल ली, बाहर निकाल लिया। अब हमने क्या किया, एक को हमने अंदर से पेंट कर लिया और एक सरफेस को हमने कहां से पेंट कर लिया, बाहर से पेंट कर लिया। तो इस तरह से क्या बन जाती है, 2 स्फेरिकल सरफेस बन जाती है। चलिए, दोनों को हमने नेम दिया, एक को नेम दिया हमने कॉनकेव मिरर और दूसरे को नेम दिया हमने कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव कौन सा है, तो कॉनकेव हम देखते हैं इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टेड, ऐसी स्फेरिकल सरफेस जिसकी अंदर वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, इस मिरर की आप देख पा रहे होंगे यहां पर ये वाली जो सरफेस है, ये सरफेस हमारी रिफ्लेक्टेड सरफेस, अंदर वाली सरफेस, और यहां पर जो बाहर आपको दिख रहे हैं ऐसे लाइनिंग, ये हमारी पेंटेड सरफेस। तो जब अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टेड हो, बाहर वाली पेंटेड हो, इस सरफेस को हम बोला करते हैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, क्योंकि ये हमारे स्फीयर का एक पार्ट है। ठीक है, द फेस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ स्फीयर, इसका पूरा जो फेस है, क्योंकि स्फीयर किधर बना होगा, इसका इस तरफ ही बनेगा, तो इसका फेस भी इधर ही होता है। आउटर सरफेस इज पेंटेड, और जो बाहर वाली सरफेस आपको दिख रही है उसको हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ठीक इसका उल्टा कर दिया हमने, एक स्फीयर के ही 2 पार्ट कट किए थे अपन ने, एक को अंदर से हमने क्या करा, रिफ्लेक्टेड रख लिया, बाहर से पेंट कर दिया, कॉनकेव बन गया, और दूसरे वाले सरफेस को हमने क्या किया, इसमें हमने बाहर वाले को पेंट नहीं करा, हमने क्या किया, अंदर वाली जो सरफेस आपको दिख रही है यहां से, ये इनर सरफेस क्या हो गई हमारी पेंटेड, और आउटर सरफेस क्या यूज कर ली हमने, रिफ्लेक्टेड सरफेस के फॉर्म में। ये वाली सरफेस हमारी रिफ्लेक्टेड हो गई, अंदर वाली हमारी पेंटेड सरफेस, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, कॉन्वेक्स मिरर।
ये वाली हो गई कॉनकेव और ये वाली सरफेस हो गई हमारी कॉन्वेक्स सरफेस। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह की मिरर मिल जाती है स्फेरिकल मिरर के अंदर, एक कॉनकेव बन गया, दूसरा आपका कॉन्वेक्स बन जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी बात? ध्यान से पढ़ते रहना आप, है ना। अगर कुछ टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें आप सेंड कर सकते हैं, हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे मिरर। अब तीसरा वाला हमारे पास है पैराबोलिक मिरर। जनरली ये आपके काम का नहीं है, फिलहाल हमारा काम सिर्फ दो ही मिरर पर पढ़ने वाला है, या थोड़ा बहुत हमारा प्लेन मिरर से पढ़ने वाला है। ठीक है, तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, ये दो मिरर से हम लोग वर्क करने वाले हैं पूरी क्लास 10th के अंदर। तीसरा वाला आपको थोड़ा बहुत यूज होगा क्लास 12 के अंदर, ज्यादा इसका वहां भी यूज नहीं है। तो पैराबोलिक मिरर क्या चीज है? ऐसे मिरर जिनकी सरफेस पैराबोलिक हो। क्या होंगे आपके पैराबोलिक मिरर? कुछ इस तरह से, ना स्फीयर ना प्लेन, तो इस तरह से बनने वाले जो सरफेस है ये क्या है आपकी? ये पैराबोलिक मिरर है। ये बाहर से हमने इसको पेंट कर दिया। ओके, ये आपकी यहाँ पे एक सरफेस दिख रही होगी, ये एक पैराबोलिक मिरर है। ज्यादातर इनका हम लोग टेलीस्कोप वगैरह में, हाँ इसमें हमारी जो टीवी सिग्नल वगैरह की जो छतरियां हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिश टीवी वगैरह के अंदर, वो हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगाते हैं ताकि आने वाली रेस को ज्यादा से ज्यादा फोकस कहाँ किया जा सके? हमारे सिग्नल को कवर करने के लिए। देखिए, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई लाइट रेस चल के आ रही है, ये सारी लाइट रेस जब यहाँ टकराती है इस पैराबोलिक सरफेस के ऊपर, तो सारे के सारे टकराने के बाद एक पॉइंट पर मिलती है, ये वाले पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो जितनी भी रेस हैं हमारे सैटेलाइट से आने वाली, वो ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक ही पॉइंट पर क्या हो जाए? मिल जाए। वहां से हमारे लाइट सिग्नल को हम कहाँ भेजते हैं? टीवी के रिसीवर के पास, और वो लाइट सिग्नल हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होकर टीवी पे आपको दिखाया जाता है स्टार प्लस, और शुरू हो जाते हैं सास बहू के झगड़े। ठीक है, ये कैसे होते हैं? इन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की हेल्प से होते हैं। चलिए बच्चों, आते हैं हम इमेज फॉर्मेशन पर। भैया मिरर में इमेज कैसे बनती है? कैसे हमारा सुंदर सा चेहरा कांच के अंदर दिख जाता है ना? मेकअप कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये फट से हम तय कर लेते हैं। तो सारी चीजें हमको जो दिखाई देती है वो क्या है? हमारी इमेज कहाँ बन रही है? उन मिरर के अंदर बनती है। तो वो इमेज बनती कैसे है, हम उसी को फॉर्म करने जा रहे हैं नेक्स्ट। सो इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले ये जान ले कि इमेज है क्या, कैसे बनती है मिरर के अंदर हमारी इमेज। तो चलो बच्चों, तो इमेज जो है, रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग एट ए लोकेशन, या यूं बोल सकते हैं आप मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द reflected rays are called चल जा is called image। तो जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे है इन सब का किसी ना किसी एक लोकेशन पर कोई ना कोई एक मीटिंग पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो जो मीटिंग पॉइंट है वही आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। चलिए बच्चों, तो हम सबसे पहले इमेज बनाएंगे किससे? प्लेन मिरर से। अब प्लेन मिरर आपने पढ़ लिया है किस तरह के होते हैं। तो प्लेन मिरर के लिए हम लेते हैं एक प्लेन सरफेस, ये रही वो एक प्लेन सरफेस। इसकी एक साइड को हम पेंट कर लेते हैं, एक साइड हमने क्या रखी? रिफ्लेक्टेड। चलिए बच्चों, तो अब इस प्लेन मिरर पर हम क्या करते हैं? रे को इंसिडेंट करवाते हैं। ये हमने बना लिया एक एक्सिस, और इस पर रखेंगे हम एक ऑब्जेक्ट को। यहां कहीं हमारी एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से प्लेस्ड है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, आप खड़े हैं यहां पर ऐसे। तो इमेज कब बनती है? जब यहां से लाइट चलकर जाएगी, इस पर टकराएगी, और टकराने के बाद कोई ना कोई उनका एक मीटिंग पॉइंट आपको मिलेगा, वो मीटिंग पॉइंट आपकी इमेज बनाएगा। तो हम लेते हैं यहां से एक रे को,
जो यहां से इन भाई साहब के फेस से निकलकर सीधी जाके इस मिरर पर टकराती है। और मैंने पहले ही बोला आपको कि जब जब हम किसी प्लेन मिरर से किसी रे को नॉर्मली इंसिडेंट करवाते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे निकलकर भी यहां से कैसे जाएगी, नॉर्मली ही जा रही है। तो नॉर्मल आने वाली रे आपकी नॉर्मल ही यहां से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। तो देखो आप यहां से ये रे आती है, इस पर टकराती है और रिफ्लेक्टेड बैक होके इधर चली जाती है। तो जैसे ही ये लाइट यहां पहुंचती है अपने इसी रास्ते से रिटर्न बैक होकर चली जाती है। जिस रास्ते से लाइट रे आती है उसी रास्ते से उसका रिफ्लेक्शन बैक हो जाता है। अब जब भी इमेज बनाएंगे आप तो जो मीटिंग पॉइंट की बात आप लोग कर रहे थे यहाँ पर, वो मीटिंग पॉइंट के लिए आपको कम से कम 2 रे चाहिएगी। हजारों आ जाए हमको कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इमेज बनाने के लिए हमको कितनी रे चाहिए, 2 रे चाहिए। ठीक है, हम रे बोल रहे हैं, सबके साथ हमने एरो ऑलरेडी लगा रखा है, तो एरो लगाना बिल्कुल भी मत भूलना आप लोग। चलिए तो दूसरी रे लेकर आते हैं। दूसरी रे यहां से चलकर आती है इस डायरेक्शन में। ओके, ये मान लीजिए जो एक्सिस हमने बनाई है ये इस सरफेस का क्या है, नॉर्मल। तो ये इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया होगा, तो जितना इसने इंसिडेंट बनाया होगा यहां से उतना ही ये रिफ्लेक्टेड बनाकर यहां से भाग जाएगी, क्योंकि आई और आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। चलिए बच्चों, अब आप देख पा रहे होंगे कि एक रे यहां से भागकर ऐसे जा रही है और दूसरी यहां से रे ऐसे भागकर जा रही है, ये दोनों रे ऐसे जा रही है ऐसे। तो क्या इनका कहीं पर मिलना पॉसिबल है? क्या कोई एक मीटिंग पॉइंट आप इस डायरेक्शन में निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो लगातार इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो इस डायरेक्शन में आप इनका मीटिंग पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते। तो कैसे करें हम मीटिंग पॉइंट? ये आपको पैरेलल तो दिख नहीं रही है, मतलब कहीं ना कहीं तो एक मीटिंग पॉइंट इनका हमें मिलना है। तो इन दोनों रे को हम क्या करते हैं, यहां से देखो इस वाली रे को हमने यहां से देखो इधर जा रही थी, तो हमने इसको पीछे की साइड बैकवर्ड डायरेक्शन में इधर बढ़ा लिया। ये यहां चली जाती है, इस वाली रे को भी बैकवर्ड लेकर जाओ, इसको भी हम जब बैकवर्ड लेकर जाएंगे यहां से, आपके पास स्केल पेंसिल दोनों अवेलेबल होंगे, आराम से ये स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए पूरी, क्योंकि हम रे को बैकवर्ड बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ध्यान रहे जो डिस्टेंस है ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये वाली बिल्कुल सीधी इससे मिलाना है आपको। चलिए जितना पॉसिबल हुआ हमने इसको मिला दिया है। अब आप देख रहे हैं कि जब इसको बैकवर्ड बढ़ाया, जब हमने इस वाली रे को बैकवर्ड बढ़ाया, तो इन दोनों का एक मीटिंग पॉइंट आपको यहां दिख रहा होगा। ये जो मीटिंग पॉइंट आपको दिख रहा है, यहीं पर आपकी क्या बन रही है, इमेज। इस पॉइंट पर ये बन गई हमारी इमेज। जो ये भी ऑब्जेक्ट यहां खड़ा था, इसकी फोटो आपको यहां इस तरह से दिखाई दे रही होगी। ओके, ये है आपके ऑब्जेक्ट की इमेज। हाँ, यहाँ कलर रेड था, यहाँ येलो हो गया, इस पर मत जाना, जैसा कलर यहाँ है वैसा ही कलर आपको यहाँ दिखता है। ऐसा थोड़ी होता है कि कांच में हम चेहरा देख रहे हैं, हमारा स्मार्ट सा चेहरा वहां पे काला दिख रहा हो। चलो, तो जैसा है वैसा ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखो रे को हमने क्या किया है, बैकवर्ड बनाया है। तो जब जब हम रे को बैकवर्ड बढ़ाकर किसी इमेज को बनाएंगे, उस केस में जो हमारी इमेज है, थोड़ा सा हम इसको सीधा कर देते हैं, ये लीजिए, ये वाली इमेज ये कहलाएगी वर्चुअल इमेज। तो जब प्लेन मिरर से हम किसी इमेज को ड्रॉ करते हैं,
प्लेन मिरर हमेशा आपको एक वर्चुअल इमेज ही गिवन करता है। इमेज यहाँ पर दो तरह की बनती है, नंबर एक रियल इमेज और दूसरा कौन सा, वर्चुअल इमेज। लेकिन प्लेन मिरर पर केवल और केवल क्या बनती है, वर्चुअल इमेज ही बनती है, रियल इमेज ये मिरर नहीं बनाता है। चलिए, तो फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्चुअल इमेज की। तो इस तरह से ये वर्चुअल इमेज हमें इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर मिल रही है। अब आप देखिए, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है और इधर ये वाली इमेज की हाइट है। तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट आपको यहाँ दिख रही है उतनी ही इमेज की हाइट आपको यहाँ पर मिलनी है। और जितना दूर यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट है, ये u हम डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को। सिंबल जो u है हमारा, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। और यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है इसकी डिस्टेंस को हम बोलेंगे v। मतलब जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट खड़ा है प्लेन मिरर से, उतनी ही दूर आपको क्या मिलेगी, यहाँ से इमेज मिलेगी। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऑलवेज सेम रहेगी। अगर आप मिरर की तरफ भागते हुए आगे जा रहे हैं तो इमेज भी आपकी तरफ भागते हुए आएगी। जितनी स्पीड से आप जा रहे हैं उतनी स्पीड से वो इमेज भी आपकी तरफ दौड़कर रिटर्न आएगी। क्लियर है सारी चीजें। चलिए, तो हाइट सेम है, डिस्टेंस सेम है, और साथ ही जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है। और यहाँ आपकी इमेज बनेगी इरेक्ट। मतलब अगर आपका हेड ऊपर है तो यहाँ भी हेड क्या दिखेगा, आपको ऊपर ही दिखेगा। तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, इक्वल इन साइज होती है, और प्लेन मिरर के लिए वो इक्वल डिस्टेंस पर बनती है। हाँ, ये सारी चीजें सिर्फ प्लेन मिरर के लिए है। अगर आप मिरर चेंज करेंगे तो चीजें बदल सकती है। क्लियर। चलिए, तो ये इस तरह से हम प्लेन मिरर से क्या कर सकते हैं, इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इमेज के दो तरह के फॉर्म है हमारे पास, नंबर एक रियल इमेज, नंबर दो वर्चुअल इमेज। अभी अभी बात की हमने प्लेन मिरर ने कैसी इमेज बनाई, वर्चुअल, क्योंकि हमने रे को किधर बढ़ाया था, बैकवर्ड डायरेक्शन में। फॉर आवर नॉलेज हम आपको रियल के इमेज के बारे में बता देते हैं। तो रियल इमेज कब बनती है, तो पहले हम इस इमेज को बनाते हैं, देन इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं। तो ये आपके पास एक कॉन्केव मिरर है कॉन्केव स्फेरिकल मिरर, और इसके सामने हमने यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट ए बी को रखा है। अब यहां से एक पैरेलल रे जाती है, टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर यहां से निकल जाती है। दूसरी रे यहां से आती है, यहां टकराती है और वो भी रिफ्लेक्ट होकर यहां से चली जाती है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहां मिल रही है। हमने क्या बोला, मीटिंग पॉइंट। ठीक है, किसका, रिफ्लेक्टेड रे का। तो रिफ्लेक्टेड रे का जो मीटिंग पॉइंट है वहीं पर इमेज बनेगी। ये रहा रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग पॉइंट। दोनों रे यहां से इस पॉइंट पर मीट करते हुए रिफ्लेक्ट होते हुए जा रही है। तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, ये इमेज आपको मिल जाएगी। अब आप देखिए, क्या आपने किसी भी इंसिडेंट, किसी भी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाया, नहीं बढ़ाया। रिफ्लेक्टेड रे खुद क्या हो गई, एक दूसरे के किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गई, है ना। इन दोनों रे ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो मीटिंग पॉइंट है, वहां से आप प्रिंसिपल एक्सिस को मिला दो, तो ये क्या बनेगी, इसकी इमेज। दैट इमेज इज नोन एज रियल इमेज। हमने पीछे नहीं बढ़ाया, खुद क्या हो गई, मिल गई एक पॉइंट पर, तब क्या बनती है, रियल इमेज। ओके, वर्चुअल को देखो आप, ये ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है, यहां से लाइट रेस आती है, यहां टकराती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। यहां से एक रे हम इधर लाते हैं, यहां टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर यहां से चली जाती है। इन दोनों रे को बैकवर्ड हम बढ़ा रहे हैं। ये इसको बैकवर्ड बढ़ाया और इसको हमने यहां से बैकवर्ड बढ़ाया। दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, यहां पर आपको ऑब्जेक्ट दिखा। ये वाली जो इमेज है, यहां हमने दोनों रे को मीटिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए बैकवर्ड बढ़ाना पड़ा, तब जाके क्या मिली हमें, इमेज। इसलिए इस इमेज का नाम है वर्चुअल इमेज, और इस इमेज का नाम क्या रखा है हमने, रियल इमेज। सो व्हेन टू और मोर, दो होनी चाहिए कम से कम, दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती है,
रेज आर मीटिंग एट स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज। वो खुद मिल जाए रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर, रियल इमेज बनेगी। और रियल इमेज को देखो आप, यहां से इसका ए ऊपर था, इस इमेज में ए नीचे आ गया, तो इट इज ऑलवेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और ऑप्टेंड ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन पर बनेगी। और ये जो इमेज बन रही है सब की सब इन्वर्टेड है, मतलब हेड नीचे और पैर कहाँ होगा इसके ऊपर, इमेज को ये उल्टा कर देते हैं। चलिए, वर्चुअल इमेज, व्हेन टू और मोर रेज डू नॉट मीट एक्चुअल बट अपेयर्स टू बी मीट एट सर्टेन पॉइंट। ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद मिलती नहीं है, लेकिन हमको अपीयर होता है कि जब पीछे बढ़ा ही हमने तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पॉइंट पर तो मिली होगी, तो जहां पर वो मिली होगी वो क्या बनाएगा इसका इमेज। इट इज ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा कहां होगी, सीधी बनेगी। ऑब्टेन बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर बनेगी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये थी हमारी रियल और वर्चुअल इमेजेस। दोनों में डिफरेंस आप लोगों को आना चाहिए, कई बार डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो इन्हीं में से आप कुछ पॉइंट्स निकालकर डायग्राम वगैरह बनाकर आसानी से इन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। पहुंचते हैं अगली स्लाइड पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स पर, जो कि स्फेरिकल मिरर पर इमेज बनाने में हमारी काफी ज्यादा हद तक हेल्प करने वाली है। चलिए बच्चों, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो हम कॉन्वेक्स पे भी बात करेंगे और कॉनकेव पे भी बात करेंगे। तो एक तरफ लेते हैं हम कॉनकेव मिरर को, और दूसरी साइड हम लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। तो दो तरह की हमारी मिरर है, इसमें हमने आउटर साइड को पेंट किया है, इसमें इनर साइड को। चलिए, तो पहली चीज हम देखते हैं कि इस मिरर का एक ज्योमेट्रिकली सेंटर होगा, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग कोई ना कोई एक सेंटर होगा। ये एम एन हमारा क्या हो गया, एक मिरर। तो ज्योमेट्रिकली जो इसका सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं पोल, और इसको डिनोट करेंगे हम लेटर पी से। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। सेम यहां पर होगा, ज्योमेट्रिकली इसका भी जो सेंटर होता है उसको हम बोलेंगे पोल। ठीक है, ये एम एन आपका कॉन्वेक्स मिरर है और ये एम एन आपका कॉनकेव मिरर है। चलिए, अब देखो ये जो स्फीयर आपको दिख रहा है ये कहां से बनाया हमने, ये जो मिरर हमने लिया कहां से बना है, स्फेरिकल ग्लास से, वहां से कट किया होगा। क्या इस स्फीयर का सेंटर होता है, बिल्कुल होता है। हर स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट होता है, और वो जो सेंटर पॉइंट ये जहां अपना स्फीयर कंप्लीट करेगा वहां से हमने क्या लिया, इसका एक सेंटर, और इसको हमने नेम दिया सी। दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इस कर्वेचर का ये क्या है, सेंटर, इसीलिए इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको हम डिनोट करेंगे सी से। दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इन दोनों पॉइंट से होते हुए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर लेते हैं, जो इन दोनों पॉइंट से होकर जा रही हो, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या कहलाएगी हमारी ये, प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब इस स्फीयर का एक रेडियस भी होगा। ठीक है, यहां से लेके इस पोल तक का, मतलब सेंटर से पोल तक की जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो होगी रेडियस। ये होगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस। चलिए बच्चों, इसका अगर हाफ कर दे हम और इसका भी सेंटर निकालें तो ये हमारा होता है फोकस। जनरली फोकस एक वो पॉइंट है कि जहां पर कोई पैरेलल रे जब आती है और टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर देती है, जिस पॉइंट पर ये पैरेलल लाइन कट करेगी ना, वो पॉइंट होता है इस स्फेरिकल मिरर का फोकस। ओके, और फोकस से पोल तक का डिस्टेंस होता है हमारा फोकल लेंथ। ये आपकी फोकल लेंथ है। क्लियर है? चलिए, अब इस छोटे से मिरर को देखो आप, इस मिरर का मैंने क्या लिया, एक डायमीटर। तो यहां से हमने इस पॉइंट को ज्वाइन करा दिया। अब ये क्या है, एक छोटा सा रिम,
और इस रिम का जो ये डायमीटर आपको दिख रहा है ये कहलाता है इसका अपर्चर, जहां से सारे के सारे रेस क्या होती है, इंसिडेंट होती है, यू कह सकते हो फेस ऑफ द मिरर, जो लाइट को क्या करेगा, आने देगा। जितना भी फेस उसका ओपन है, जो डायमीटर है इस रिम का, दैट इज नोन एज अपर्चर। अब ये अपने दोनों पॉइंट से सर इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या बनाता है, एक एंगल ड्रॉ करता है, ये वाला एंगल। सो दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है हमारा एंगल ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, इतनी सारी चीजें हो गई हमारे लिए, ये सब हमारे काम की चीजें हैं इन स्फेरिकल मिरर के अंदर। जो वहां स्टडी किया है वही हम यहां स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ी डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि ये अपना स्फीयर यहां बनाएगा, जिधर वो अपना स्फीयर बनाएगा उस तरफ ही ये सारे पॉइंट्स होंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे पास होकर जाने वाली ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या हो गई इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, रेडियस, इसके बीच में यहां देखते हैं कि ये पैरेलल लाइन आती है लाइट और रिफ्लेक्ट होकर यहां से ऐसे निकल गई, तो इसको पीछे बढ़ाने पर ये कहां मिली, एक पॉइंट पर। ये इसका क्या हो गया, फोकस। ओके, इसका ये वाला डायमीटर है। अब देखिए ये अपर्चर है, लेकिन लाइट कहां से आएगी आपकी, लेफ्ट साइड से। सारे की सारी लाइट रेस को आपको लेफ्ट से ही लाना है, राइट से कोई भी रे लाने की गलती मत करना आप लोग। चलो, तो जितनी भी कैलकुलेशन हमने यहाँ बात की है, जितने भी पॉइंट पर, वो सारे पॉइंट एप्लीकेबल है किसके लिए, हमारे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, लेकिन लेफ्ट साइड से। चलिए अब इनको वन बाय वन डिफाइन कर लेते हैं। तो ये सभी को हमने वन बाय वन यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। अपर्चर क्या होता है, द डायमीटर ऑफ रिम कॉल्ड अपर्चर। पोल क्या है, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है रेडियस, सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, ए हॉरिजॉन्टल लाइन पास होती है कहां से, सेंटर और पोल से होकर, क्या हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस पे आते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जब जाती है तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर मिलती है, वो पॉइंट क्या है, कहां मिलना जरूरी है इनका, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। वो पॉइंट आपका होगा प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाता है हमारा क्या, फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, तो अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी हद तक हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो इन्हें बिल्कुल भूलना नहीं हमें, और अच्छी तरीके से इन सभी को हमें क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ रहे हैं बड़े काम की चीज पर, जहां हम बात करेंगे रूल्स ऑब्टेनिंग इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से हम जब जब इमेज को बनाएंगे तो उसे किस तरह से हम लोगों को बनाना है, उसके हमारे पास कुछ स्पेशल रूल्स है। तो पहला रूल क्या कहता है, तो फर्स्ट रूल यहां पर कहता है कि जब जब हम, चाहे कॉनकेव मिरर हो हमारे पास या कॉन्वेक्स, दोनों के लिए है ना सेम केस है। तो देखिए ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर बना लिया, ये फोकस बना लिया, ये वाला आपने पोल बना लिया। अब आप देखो, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर, जब पैरेलल लाइट आती है, अच्छा पैरेलल की कंपैरिजन करनी किससे है, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से। तो एक पैरेलल रे हम लेकर आते हैं, ठीक है, तो जैसे ही पैरेलल रे यहां आएगी ना, अब क्या करेगी, टकरा के कहां जाएगी, रिफ्लेक्टेड होकर जाएगी। अब ये कर्वेचर अंदर की तरफ है, तो लाइट रे टकरा के भी कहां आएगी, इस तरफ ही आना है, ऊपर तो जाना नहीं है। अब देखो कैसे जाएगी वो, तो हमने पढ़ा है कि जब लाइट रे किसी सरफेस पे आती है तो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है इंसिडेंस, और जाने वाली रे क्या बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे ही दो एंगल यहां भी बने होंगे। तो चलो,
तो वो हम बना लेते हैं, फिर इसका हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं इसका नॉर्मल। तो सेंटर से आप, क्योंकि ये जो आपके पास जो मिरर है इसका ये क्या है, सेंटर, और सेंटर से सरकमफ्रेंस के पॉइंट को जब जब मिलाएंगे हम लोग वो नॉर्मल होती है। आपने पढ़ा होगा सर्कल वगैरह के अंदर कि जब जब हम सर्कल पर बात करते हैं, सर्कल के या स्फीयर के सेंटर से जब हम इस सरकमफ्रेंस के पॉइंट को मिलाते हैं तो ये दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब इस लाइन को, इस रेडियस को आप नॉर्मल बोल सकते हैं। तो यहाँ भी सेंटर से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट तक की, ये इस सरफेस का क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। ठीक है, तो अब आने वाली रे इसके साथ क्या बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी। ये इसने आई बनाया, इतना ही आर बना के क्या होती है, निकल कर जाती है, ये चली गई। लेकिन जब वो आई जितना बना रही है उतना आर बनाकर यहां से निकलती है ना, तो हर बार प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक स्पेशल पॉइंट पर ही क्या करती है, इंटरसेक्ट। सारी पैरेलल कहीं से भी आ जाओ, चाहे यहां से आई हो चाहे यहां से आई हो, कहीं से भी आई हो, सारी की सारी लाइट रेस इस फोकस के एक, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के एक स्पेशल पॉइंट से होकर ही जाती है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। इसका नाम ही फोकस हमने क्यों रखा, क्योंकि आने वाली हर पैरेलल लाइट को ये एक स्पेशल पॉइंट पर क्या कर देता है, फोकस कर देता है। तो सारी पैरेलल गई इस पॉइंट से, दैट इज फोकस। तो रूल नंबर फर्स्ट हमने ये सीख लिया कि जब जब पैरेलल रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस को एक स्पेशल पॉइंट से ही काट के जाएगी, उसी पॉइंट को नाम रख देंगे हम फोकस। जब भी जरूरत पड़ी हमको, ये मिरर है, यहां से एक पैरेलल रे आती है तो क्या करेंगे, इसको जब भी रिफ्लेक्ट कराएंगे, ये सेंटर है ये पोल है, तो सेंटर और पोल के बीच का एक पॉइंट पकड़ा और यहां से इसको ऐसे पास करा दिया, आई पैरेलल यहां से निकल गई। ये जो पॉइंट है जस्ट कहां है, ये सेंटर और पोल के बीच में। डन। चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। आने वाली पैरेलल राइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करते हुए। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल रे यहां आती है और रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट से चली जाती है। सेम प्रिंसिपल अपना कॉन्वेक्स मिरर पर भी यही काम होने वाला है, इसका सेंटर अंदर की तरफ होगा। अब देखिए, ये पैरेलल रे आती है, टकराती है और यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी, तो इसे ना हमें पीछे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, ये फोकस पॉइंट मिलेगा। तो ये पैरेलल रे आ रही है और रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है। डन। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहां से आ रही है वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, लाइट रे हमारी आ रही है सीधा सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और अभी अभी बात की है हमने, अगर ये आपका सेंटर है और कोई लाइट रे इस सेंटर से अगर इस तरह से आ रही है, तो अभी आपने क्या बात की थी, सेंटर से सरकमफ्रेंस को जब मिलाते हैं तो ये नॉर्मल होती है। इसका मतलब ये आने वाली रे नॉर्मल है, मतलब इसका आई कितना है, 0 है, तो आर भी कितना बनाएगी, 0 बनाएगी। ये 0 आई बनाकर आई और 0 आर बनाकर यहां से निकल गई, उसी रास्ते से वापस चली जाती। तो रूल नंबर 2 आपको याद ये रखना है कि जब भी कोई लाइट रे सेंटर से आकर मिरर पर इंसिडेंट होती है तो उसी रास्ते वापस लौट जाती है। डन। ठीक, तीसरे पॉइंट पर आते हैं, कॉन्वेक्स पर भी सेम केस, इसके लिए बना लेते हैं। ये आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये मान लीजिए इसका सेंटर यहां पर है, ये अपियर हो रहा है हमको यहां पर तो आई टकराई और यहां से रिटर्न बैक होकर चली गई। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट थ्रू द फोकस। अगर लाइट रे फोकस से इंसिडेंट होगी तो ऑफ द मिरर इट विल रिफ्लेक्टेड पैरेलल थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए बच्चों, ये है पॉइंट नंबर 3, ये है आपका कॉनकेव मिरर। और यहां हम देख पा रहे हैं कि अगर किसी रे को हम फोकस से इंसिडेंट करवाएं तो
इसका सेंटर अब यहाँ है, फोकस यहाँ पर है, पोल यहाँ पर है। अगर आप फोकस से इंसिडेंट करवाएंगे तो इसका रिवर्स कर दो आप, पैरेलल आती है फोकस से जाती है, तो फोकस से अगर आएगी तो पैरेलल यहां से चली जाएगी। डन। क्योंकि देखो इस समय इसका नॉर्मल कहां बन रहा है, इधर बन रहा है, नीचे की साइड यहां पर। आप इसे गलती से ऊपर मत भेज देना, जिधर नॉर्मल है इंसिडेंट रे इसके साथ आई यहां बना रही है तो आर यहां बनाएगी और वो इस तरफ जाएगी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो फोकस से आने वाली रे कहां जाती है, पैरेलल। डन। चलिए सेम कॉन्वेक्स के लिए, अब इसका फोकस कहां है, अंदर की तरफ, ये इसका सेंटर है। तो देखिए ये फोकस से रे आती है, अपियर कराओ इसको फोकस से, ये रहा, तो कहां जाएगी ये, पैरेलल होके चली जाती है। और लास्ट है व्हेन लाइट रे इंसिडेंट थ्रू पोल इट विल रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सेम एंगल। सेम कंडीशन हो गई, अगर हम रे को पोल से इंसिडेंट करवाते हैं, ये मान लीजिए कोई रे हमारी यहाँ पर ये पोल से इंसिडेंट हुई, तो ये बना रही है कितना एंगल आई, तो उतना ही आर बना के यहाँ से चली जाएगी दोनों के लिए। ये अगर पोल से ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्टेड होकर चली जाती है, ये आई है, ये आर है। ठीक है, वैसे तो मेन काम आपका पहले 3 पॉइंट से हो जाएगा, किसी किसी केस में पोल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम उसको भी ले लेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको और कोई पॉइंट लेना है इंसिडेंट करवाने के लिए रे को, तो आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना कि जितना इंसिडेंस एंगल बनेगा उतना ही आपको रिफ्लेक्टेड एंगल बनाना है, और वो कंपेयर किससे करेंगे, सेंटर से मिरर के किसी भी पॉइंट को मिला लो तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, उसका नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि हमने सेंटर से यहाँ मिला दिया, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, बस इस नॉर्मल से इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों एंगल को आप कंपेयर कर लो। ठीक है, बहुत इजी रूल्स हैं, आसानी से आप इन्हें याद कर सकते हैं। नंबर 1 पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी। नंबर 2 सेंटर से आएगी, सेंटर से वापस चली जाएगी। नंबर 3 फोकस से आएगी तो पैरेलल होकर चली जाती है। क्लियर है तीनों रूल? मजा आ रहा है पढ़ने में? ठीक है, लगे रहो, थोड़ा और मजा लेंगे हम लोग और बनाएंगे इनकी इमेजेस। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल सरफेस। जो हमारे स्फेरिकल मिरर है इससे इमेज किस किस तरह की बन सकती है, उसके हमारे पास यहाँ पर 6 केस है। कितने केस है? 6 केस है। तो बड़े आनंद के साथ यहाँ पर आप देखते रहो और किस तरह से हम इनको फटाफट अभी करते हैं सॉल्व। देखो बच्चों, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज एट इंफिनिटी, मतलब मिरर से काफी ज्यादा दूर, इसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। ओके, जब वो बहुत लार्ज डिस्टेंस पर रखा हो तो क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हो तो इमेज हमारी कैसी बनने वाली है? तो पहले हम बात करेंगे कॉनकेव सरफेस से, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस या कॉनकेव मिरर। चलिए बच्चों, तो अब हम बनाते हैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए होंगे आप क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस। फिर बनाते हैं इसका सेंटर, फिर बनाते हैं फोकस और लेते हैं इसका पोल। ये 3 पॉइंट आप सब पे ले लेना। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो अब कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा है तो वहां से आने वाली रे हमारे लिए पैरेलल है। जैसे सन हमको दिखता है लेकिन बहुत ज्यादा क्या है, लार्ज डिस्टेंस पर, तो वहां से रेस जब चलकर आती है ना, तो हम तक पहुंचते पहुंचते सारी रेस कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ऐसा ही कहीं हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, वहां से आने वाली ये लाइट रेस कैसी है, पैरेलल, ये आ रही है पैरेलल। कम से कम 2 रे चाहिए, 2 रे हमने यहाँ पे ले ली, आप इसको यहां से भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, जब जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर मिरर पर इंसिडेंट होती है तो जाती है फोकस से, तो रिफ्लेक्ट होकर ये रे यहां से निकल गई और ये वाली रे यहां से ऐसे निकल गई। अब इन रिफ्लेक्टेड रे का जो मीटिंग पॉइंट है वो है आपकी इमेज। तो यहाँ क्या बनी है आपकी इमेज, कहां पर बनी है, ये फोकस पर बन रही है। तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट करने होंगे। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इमेज का प्लेस किस पॉइंट पर वो बन रहा है। ठीक है, और फिर हम इसकी बात करेंगे साइज की, फिर हम बात करेंगे वो रियल है या
वर्चुअल है। चलिए, सो ऑब्जेक्ट का प्लेस कहां बना, तो वो हमें मिला है कहां पर, एट फोकस। ठीक है। नंबर 2, नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर क्या है यहाँ पर, तो रिफ्लेक्टेड रे खुद ही एक पॉइंट पर मिल रही है, इस केस में रियल इमेज बनती है। तो नेचर हमें मिला क्या, रियल मिल रहा है। नंबर 3, साइज। इमेज का साइज क्या होगा यहाँ पर, तो साइज तो कुछ है ही नहीं, क्या है यहाँ पर, पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हाईली डेमिनिस्ड, या हम लिखेंगे इसको पॉइंट साइज। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा छोटा, हाईली डेमिनिस्ड, इतना छोटा कि एक पॉइंट है मगर इमेज है, तो इसका साइज कैसा हो गया हमारा, पॉइंट साइज। ठीक है। तो क्या क्या लिया हमने, वो कहां बना है, उसका प्लेस हम यहाँ लोग बताएंगे, फिर उसका नेचर हम लोग बताएंगे इमेज का, और देन हम बताएंगे क्या, उसकी साइज। ओके। चलिए बच्चों, रियल है, और रियल के साथ हमेशा एक वर्ड लगा दो आप, रियल इमेज हमेशा कैसे बनेगी, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए बच्चों, फर्स्ट केस कंप्लीट। सेकंड केस पे आते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास बुलाया, आजा बेटा, कहाँ रखा है वो, इन्फिनिटी पर रखा हुआ था। अब इन्फिनिटी से उस ऑब्जेक्ट को खींचकर कहाँ ले आए हम, सी के थोड़ा सा बाहर, मतलब मिरर के काफी नजदीक ले आते हैं हम। तो ये रहा आपका स्फेरिकल मिरर, और यहां से ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से बनाते हैं सेंटर, और यहां पर लाकर रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को। ये ए और बी कौन है, आपका सुंदर सा मुखड़ा, यहां हमने लाकर रख दिया। तो अब देखो, पहले काम क्या करोगे आप, एक पैरेलल रे को ले आओ। पैरेलल रे इसको एक एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करेगी और रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। इस पॉइंट का नाम क्या है, फोकस। ठीक है। एक रे हम यहां से सीधा सीधा इसके सेंटर से पास करवा देते हैं। थोड़ा सा सेंटर डिस्टर्ब हो गया है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा आप यहाँ एडजस्ट कर लें। ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो अब सेंटर से आने वाली रे तो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी रास्ते जाती है। तो देखो आप, ये पैरेलल आई, फोकस से चली गई, ये सेंटर से आई और वापस सेंटर से होकर जा रही है। इन दोनों का ये वाला क्या है, मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट दोनों रिफ्लेक्टेड रे के ही होने चाहिए, एक रिफ्लेक्टेड और एक इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो, एक यहां से गई और टकरा के अभी इसी रास्ते आ रही है, तो आपको फील हो रहा होगा कि ये तो एक ही लाइन है, एक नहीं है। टकरा के वापस रे यहां से ऐसे जा रही है, ये जाने वाली रे और ये भी कौन है, जाने वाली, दोनों जाने वाली रे के बीच ये पॉइंट बना है। तो ये पॉइंट क्या है, इसका मीटिंग पॉइंट। यहां इसकी इमेज बन रही है, ये है ए डैश, ये है बी डैश। ये इसका क्या बन गया यहाँ पर, इमेज, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रे खुद एक पॉइंट पर मिल रही है। तो जो यहां हमें प्लेस मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका वो हमें मिलेगा, कहां बन रहा है, फोकस यहां है, सेंटर यहां है, सो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर ऑफ इमेज, तो इमेज का नेचर यहां पर आपको दिख रहा है, रियल है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। और तीसरा आप देख पा रहे हो क्या चीज है, अगला क्या, साइज। तो साइज की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और इमेज इतनी सी, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट इतनी इमेज, तो ये क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से छोटा क्या बन रहा है, यहां पर इमेज बन रहा है। क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ गई आपको। ऑब्जेक्ट अगर सी के पीछे हो तो इमेज का बनेगी सी और एफ के बीच, छोटी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, स्मॉलर बनेगी। सारे पॉइंट क्लियर, चलो मजा आ गया। फिर अगर सारे पॉइंट आप लोगों के क्लियर हैं तो चलते हैं अगली पोजीशन पर। तो इसको आप थोड़ा सा उठा के और पास लेके आओ, आजा बेटा, समझाओ इसको, चाय नाश्ता करवाओ इसको, भूख नहीं लगनी चाहिए, मतलब भूखे नहीं मरना चाहिए, सीधी सी बात है। बुलाओ, चाय नाश्ता करवाओ इसको, थोड़ा और पास में लेके आओ कि बेटा इतना और आ जाए यार, यहाँ तक तो आई गया है।
तो इसको यहां से उठाया और सी पे लाके रख लिया। चलो बच्चों, तो सी पे लाके रखते हैं हम। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, अब लाके हमने सी पे रखा, तो ये मिरर है और यहां पर लाके हमने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस किया है। ये है हमारा सेंटर, ज्यादा दूर तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये है सेंटर और यहीं पर लाके हमने हमारे ऑब्जेक्ट को रख लिया। ए बी, डन। अब देखिए यहां से लाते हैं एक पैरेलल रे, तो एक पैरेलल रे यहां आती है और टकरा के कहां से जाएगी, फोकस से, तो इसका फोकस पॉइंट यहां से टकराओ इसको और ऐसे निकल गई, थोड़ा ज्यादा पास चला गया है। ये लीजिए, ये इसका फोकस है और यहां से रिफ्लेक्टेड रे से चलकर जा रही है। एक रे हम फोकस से ही ले आते हैं, तो जब हम फोकस से लाएंगे तो रे ऐसे आएगी और टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड होकर इस डायरेक्शन में चली जाती है। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों का ये मीटिंग पॉइंट है इस समय, तो इस समय हमारी जो इमेज बनेगी वो यहां पर ऐसी बनेगी, ये बना ए डैश और ये बना आपका बी डैश, डन। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों का मीटिंग पॉइंट, और यहां क्या बनी आपकी इमेज बन जाती है, ठीक है। तो पोजीशन या प्लेस क्या चीज है, पोजीशन है यहां पर एट सी या एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहीं पर बनेगी। इसका नेचर हम बात कर लेते हैं, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है, नेचर यहां पर मीटिंग जो रिफ्लेक्टेड रे है वो खुद मिल रही है एक पॉइंट पर, तो ये रियल बन रहा है और साथ ही इन्वर्टेड भी बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बात होती है अपनी साइज पर, तो साइज कैसा है, जितना आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है उतनी ही आपको इमेज दिख रही है, तो यहां पर हम लिखेंगे सेम एज ऑब्जेक्ट। कोई आपसे पूछ ले कि स्फेरिकल मिरर में मुझे सेम साइज का क्या चाहिए इमेज, तो कहां लेके खड़े हो जाओगे, सेंटर पर। सीधा जाओ चलकर स्फेरिकल मिरर के सेंटर पर जाकर खड़े हो जाओ, जैसी इमेज आपकी जितनी साइज आपकी है उतनी ही साइज की इमेज आपको मिरर के अंदर दिखेगी। चलिए बच्चों आते हैं अगले पार्ट की ओर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ठीक है, ये सेंटर है और ये कौन है, फोकस, इसके बीच में रखते हैं, तो सी से खींचकर इमेज को, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले आओ, तो अगली कंडीशन पे पहुंच जाते हैं। अगली कंडीशन में ये आपका सेंटर है, ये फोकस है और इनके बीच में ऑब्जेक्ट को हमने यहां रख दिया, ये इस समय आपका क्या है ऑब्जेक्ट। चलिए तो एक रे तो हम यहां से पैरेलल लाते हैं, तो वो तो फोकस से होते हुए चली जाती है, दूसरी यही फोकस से पास करवा दो, तो ये यहां से पैरेलल ऐसे निकल जाती है, पैरेलल नहीं दिख रहा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना भैया ना, तुम्हारे पास स्केल पेंसिल सारी चीजें अवेलेबल है। देखिए आप, ये आती है पैरेलल और रिफ्लेक्ट होके यहां से जा रही है, ये लाइट रेज यहां से आती है और रिफ्लेक्ट होके यहां से जा रही है। मैंने हर लाइन पर एरो बनाया है, जहां भूल गया हूं बना लेना, और तुमको भी बनाना है। अब इन दोनों का ये रहा मीटिंग पॉइंट, तो इमेज कहां बनेगी, इस पॉइंट पर यहां बनेगी, ये ए डैश है और ये कौन है, बी डैश है। अब देखिए ऑब्जेक्ट इतना और इमेज इतना बड़ा हो गया, तो नंबर 1 पहले बात करेंगे पोजीशन का। पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी बन रहा है, सी के सामने बन रही है इमेज। तीसरा क्या है, नेचर, तीसरा नहीं अभी दूसरा है, नेचर खुद मिल रही है तो रियल है और साथ ही इन्वर्टेड भी है। चौथा साइज की बात करी, तो अभी अभी हमने बात किया साइज कैसा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज हमको यहां से इसका मिलता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये 4 कंडीशन हमारी हो चुकी है, धीरे धीरे इमेज
बड़ी होती जा रही है। चलिए 2 और बची अपने पास। When object is lies at focus, अब हम इसको फोकस पर रख देते हैं। तो याद करो पहली कंडीशन, जब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज बनी थी फोकस पर। अगर आप फोकस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां चली जाएगी? इन्फिनिटी पर। चलिए लाते हैं फिर से कॉनकेव मिरर, और ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहां लाके हमने फोकस पर रख दिया कुछ इस तरह से, ये ए बी, यहां से पैरेलल रे को लाते हैं और वो रे फोकस से ऐसे चली जाती है। अब दूसरी रे कहां से लाएं? इसका सेंटर वगैरह अगर पीछे, यहां से भी ला सकते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, हम इसको पोल से लेकर आते हैं। तो एक रे सीधी कहां से इंसिडेंट हुई? पोल से। जितना आई बनाएगी उतना आर बनाते हुए यहां से वो ऐसे निकल जाती है। अब देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे ये आपको ऐसी लग रही है जैसे एक दूसरे के पैरेलल हो। तो जब ये पैरेलल रेज यहां जाएगी तो पैरेलल रे कहां जाकर मिलेगी? सीधा सीधा इंफिनिटी पर जाकर। तो इंफिनिटी पर जाकर क्या बनेगी? हमारी इमेज बनेगी। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं ये लाइट रेस को पैरेलल कर देता है। तो इसका बड़ा अच्छा यूज करते हैं हम लोग। कहां पर करते हैं? व्हीकल्स की हेडलाइट्स के अंदर। बल्ब कहां लगाते हैं? फोकस पर। पीछे का लगाते हैं? कॉनकेव मिरर, क्योंकि जैसे लाइट रेस बल्ब से निकलेगी मिरर पर टकराएगी और वो लाइट बीम स्ट्रेट रास्ते में कहां तक भेज देगा? वो इंफिनिटी तक भेज सकता है। टॉर्च में, सर्च लाइट वगैरह में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस फिनोमिना की वजह से। ठीक है, तो तीनों कंडीशन की बात करते हैं। नंबर 1 पोजीशन। पोजीशन है हमारा, इमेज बना है एट इंफिनिटी। फिर नेचर, जो इमेज का नेचर है अभी भी रियल है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे खुद मिल रही है एक पॉइंट पर, और जो रियल है वो तो इन्वर्टेड होगा ही। साइज की बात करते हैं, तो साइज तो क्या ही बात कर रहे हैं, अब इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। इन्फिनिटी से अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस को मिलाएंगे तो बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट बनेगी। सो हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज हमको मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन इसकी, फिर से एक प्लेन मिरर लेते हैं, सॉरी स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव शेप, कॉनकेव शेप। तो अब क्या कंडीशन है हमारे सामने? अब जो कंडीशन हमारे सामने है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज बिटवीन फोकस एंड पोल, ये बड़ा मजेदार है। फोकस और पोल के बीच रखेंगे। तो यहां तो आपका क्या है? फोकस है। यहां कौन है? पोल है। और इसके इतना ही डिस्टेंस पर कौन है? आपका सेंटर होगा। तो देखिए बच्चों, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो अब कमाल देखिएगा, यहां से एक लाइन हम लाइट रेज लेकर आते हैं जो पोल से इंसिडेंट हो रही है। जितना ये आई बनाती है उतना ही आर बना के यहां से चली जाती है। चली गई। अगली रे कहां से लेके आए? सेंटर से ले आते हैं। तो अगली रे हम लेकर आ रहे हैं इसके सेंटर से। तो देखिए लाइट रे यहां से चलती है, इस पर टकराएगी और टकरा के ये कहां से होकर जाएगी? क्योंकि सेंटर से आई है तो सेंटर से ही जाना चाहिए। ये मान लीजिए लाइट रेस कहां से आ रही है, इसको इधर मिलाना पड़ेगा हमें। तो पहले मिलाते हैं फिर देखते हैं इसको। पहले हम सेंटर से ही मिला लेते हैं। सेंटर से ये मिला लिया। चलिए अब देखो, आप यहां इस ऑब्जेक्ट के हेड से ये लाइट चलकर आई, ऐसे आई है जैसे कि सेंटर से आ रही हो। तो सेंटर से जब आती है लाइट यहां टकराएगी तो सेंटर से ही रिटर्न बैक होकर ऐसे भाग जाएगी। इसको सीधे रास्ते में ले जाना, ये भाग गई ऐसे, ये टकराई और ये रिटर्न बैक होकर ऐसे चली गई। अब देखिए क्या इन दोनों रे का इधर कोई मीटिंग पॉइंट मिल सकता है? आपको नहीं मिलेगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस लगातार क्या होते जा रही है? इंक्रीज होते जा रही है। तो बढ़ाओ इनको बैकवर्ड। इसको भी थोड़ा हम अच्छा बना लेते हैं। जब इसको बैकवर्ड बढ़ाता हूं मैं
और जब इसको भी बैकवर्ड बढ़ाएंगे, दोनों रे को हम जब बैकवर्ड ले जाते हैं तो दोनों रेस आपको एक पॉइंट पर यहां कहीं मिलेगी, और इस पॉइंट पर हमें मिलेगा आपके ऑब्जेक्ट का इमेज, जो कि मुझे रेस को, रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे बढ़ा के बनाना पड़ा, ए डैश बी डैश। और जब जब मीटिंग पॉइंट रेस का, रिफ्लेक्टेड रेस का हमें ढूंढना पड़े उनकी बैकवर्ड साइड में, तब तब इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। तो यहां जो इमेज आपकी बनी है वो कैसी है, वर्चुअल इमेज है। क्लियर है बच्चों? तो एक मात्र ऐसे कंडीशन है हमारी कॉन्केव स्फेरिकल मिरर पर, जिसमें ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा वर्चुअल आपको यहां पर मिलेगा और बिहाइंड द मिरर मिलेगा। बाकी सब केस में कहां मिल रही है, ऑन द स्क्रीन आपको ये लाइट इमेज मिल रही है। चलिए तो बात करते हैं तीनों कंडीशन पर। नंबर 1 पोजीशन पर, तो इमेज का पोजीशन है बिहाइंड मिरर। नंबर 2 नेचर, तो इमेज का नेचर है रियल और साथ ही इन्वर्टेड। और तीसरा साइज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़ा मिल रहा है, लार्ज मिल रहा है, तो इसका यूज भी वैसे कर लेते हैं हम लोग। शेविंग के लिए हम जिस मिरर का इस्तेमाल करते हैं वो यही है। हमारा फेस फोकस और पोल के बीच में होता है और उसकी बड़ी पिक्चर आपको इसके अंदर दिखाई देती है, जिससे मेकअप करने में बड़ी आसानी होती है। छोटे छोटे गड्ढे आपके चेहरे के दिख जाते हैं और उसमें जो भी मैकेनिक है वो अपना मटेरियल फिल कर देता है। चलिए बच्चों, तो ये हो गई हमारी 6 कंडीशन किसके ऊपर, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर के ऊपर। डन, सभी को सारी क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर पर। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमारे पास केवल 2 कंडीशन होगी, ओनली ऑन कितनी, 2 कंडीशंस। पहला कंडीशन क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर बनाए, पहले तो हम इनर साइड पेंट करनी है इसकी, आउटर साइड को हमें रिफ्लेक्टेड रखना है। ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, यहां कहीं फोकस होगा और यहां कहीं सेंटर लेते हैं, तो यहां पर कौन होगा, पोल। अब आप देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां हो आपका, इन्फिनिटी पे रखा हो, तो इन्फिनिटी से रेस कैसी आती है, पैरेलल। ये एक पैरेलल रे आती है, ये एक पैरेलल रे आती है, तो पैरेलल आने वाली रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होकर जाने के बाद कहां मिलती है वो, फोकस पर। तो यहां पर जो लाइट रे जा रही है, अब इसके अंदर इधर नहीं जानी है, और इसका जो कर्वेचर वो इस तरफ बेंड है, मतलब ये समझ लो आप कि जो नॉर्मल इस समय होगा वो ये होगा। तो आप इंसिडेंट रे को नॉर्मल के साथ अपने नॉर्मल के साथ ही अपने एंगल्स बनाने हैं, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां बनेगा, आई। यहां पर जितना आई है उतना आर बनाना है इसको, तो उतना आर जब ये बनाने जाएगी तो ये कहां से होकर गई, हम थोड़ा सा इसको अपेयर कर लेते हैं फोकस से। पैरेलल आने वाली जा कहां से रही है, फोकस से, तो ये वाले डायरेक्शन आप ले लो, इसका भी यही ले लेते हैं। तो देखिए ये पैरेलल आई, और यहां से जितना आई बनाया है इतना ही आर बनाकर ये ऐसे चलकर यहां से बैक होकर जा रही है, मतलब यहां अगर पीछे बढ़ाया हमने तो हमको ऐसा अपियर होता है कि ये इस फोकस से जा रही हो। ये पैरेलल रे इंसिडेंट हुई, जितना इसने आई बनाया नॉर्मल के साथ उतना आर बनाते हुए यहां से ये ऐसे जा रही है, तो हमको पीछे बढ़ाने पर अपियर होता है कि ये ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये इस कॉमन पॉइंट से आ रही हो, मतलब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे का ये क्या है, एक मीटिंग पॉइंट, और इसी मीटिंग पॉइंट पर ये अपनी क्या बना रही होगी, इमेज बना रही होगी। सो नंबर 1, फिर से आते हैं हम पोजीशन पर, पोजीशन ऑफ इमेज। ये सारी डिस्कशन हम किस पे कर रहे हैं, इमेजेस पर। तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का जो पोजीशन है वो है एट फोकस, है ना, फोकस पर बन रहा है, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। नंबर 2 किस पर बात करते हैं हम लोग, नेचर पर। अब यहां नेचर देखिए किस तरह का बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे खुद तो मिल नहीं रही किसी पॉइंट पर, इनको हमें अपियर करना पड़ा कि ये इस पॉइंट पर मिली होगी। इस सिचुएशन में इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है।
कैसी इमेज मिली आपको? वर्चुअल इमेज ये मिल जाती है। साइज की बात करते हैं तो साइज कैसी है? ये तो बहुत पॉइंट साइज का मिल रहा है ना, कहाँ मिल रहा है कोई साइज? ना ऊपर लाइन जा रही ना नीचे जा रही, कहाँ है पॉइंट साइज? तो साइज है इसका हाईली डायमिनिश, या हम इसको लिखते हैं पॉइंट साइज। डन। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इस मिरर के सामने कहीं रख लो, ना तो इसके पास सेंटर इस तरफ है, ना फोकस है, ना पोल है, कुछ नहीं है, बस ये पोल इसके मिरर पर है, बाकी सारे पॉइंट कहाँ है इसके इस तरफ। कॉन्केव में सारे पॉइंट हमारे लेफ्ट में थे, इसलिए हमने अलग अलग पोजीशन टेकन कर ली। यहाँ कोई भी पोजीशन नहीं है आपके पास, पहली इनफाइनाइट और दूसरी इसके सामने रख लो आप। तो अगला यही कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड मिरर, मिरर के सामने रखा हो। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये बनाते हैं हम इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट को हम यहां रख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम। इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ऑब्जेक्ट यहां रखा है हमारा ए बी। अब पैरेलल रे आती है तो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ये पैरेलल रे यहां इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, तो हम कैसे जाएगी? वो ऐसा फील होगा जैसे कि फोकस से जा रही हो। तो इसको पीछे बढ़ाओ, तो ये यहां पर क्या मिलेगी आपको? इसकी फोकस। इतनी ही डिस्टेंस पर आपको क्या मिलेगी? सेंटर। आप मिला भी सकते हैं कि भाई इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का ध्यान रखा कि नहीं, तो ये लो सेंटर से इसको मिला दिया, ये बन गया नॉर्मल, ये इंसिडेंस एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड है, हमारा रूल फॉलो हो गया। अगली रे लाते हैं, तो अगली रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ले आते हैं। तो ये रे यहां से आती है, ये लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम ले आए। अब आप देखो ये रे ऐसी है जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, यहां टकराएगी, अब अंदर नहीं जा सकती है, रिफ्लेक्ट होके इसे वापस जाना है, तो ये रे लौट कर यहां से वापस भी चली गई। अब ये एक रे यहां से ऐसे जा रही है और एक यहां से ऐसे जा रही है, ये दोनों इस तरफ ऐसे फैलते हुए जा रही है ऐसे, तो इनका मीटिंग पॉइंट ऊपर तो नहीं मिलेगा हमें, इधर ही मिलेगा, पीछे के साइड बढ़ाओ इनको। तो जब मैंने इस रे को पीछे बढ़ाया इधर और इसको भी पीछे बढ़ाया, तो दोनों मुझे इस पॉइंट पर मिल रही है, और यहीं पर मुझे क्या मिली? इस ऑब्जेक्ट की इमेज। कैसी है ये? ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश इमेज मिली। देखो जिधर हेड है इसका ऊपर, इसका भी हेड ऊपर ही है। तो इस केस में नंबर 1 पोजीशन, फिर बात करेंगे नेचर पर, और तीसरी बात करेंगे हम इसकी साइज पर। पोजीशन कहाँ है? पोल और सेंटर के बीच में कहीं है, सॉरी पोल और फोकस के बीच, सो बिटवीन पोल एंड फोकस, पी और एफ के बीच है। फिर क्या है? नेचर। तो भैया मीटिंग पॉइंट पीछे बढ़ाना पड़ा हमको, तो ये तो कैसा मिला? वर्चुअल। इसका नेचर है यहां पर वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। ओके, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे बनेगी? इरेक्ट मिलेगी हमको। और तीसरा इसका साइज, साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट से छोटा मिल रहा है, सो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब आप इस पर ध्यान रहे, ये लाइट को देखो यहाँ पर ऐसा रास्ते में फैला देता है, तो कॉन्वेक्स का काम है लाइट रे को डाइवर्ट कर देना, फैला देना रास्ते में। तो इसका यूज हम स्ट्रीट लाइट में कर लेते हैं, लाइट को हमें वहां पर फैलाने की जरूरत पड़ती है। दूसरा, ये छोटी करके इमेज आपको दे देता है, एक बड़ा सा व्हीकल हमारे पीछे आ रहा है, हमने साइड में एक मिरर लगाया, उस बड़े से ऑब्जेक्ट की एक छोटी सी पिक्चर आपको कहाँ दिख रही है? आपके साइड ग्लास के अंदर। तो रियर व्यू में इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, किसका? कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि बड़े से व्हीकल को छोटा सा करके आपको एक छोटे से ग्लास के अंदर वो दिखा देता है, तो हम ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं, आराम से हम गाड़ी को ले आ सकते हैं, पीछे देख सकते हैं कि कौन आ रहा है हमारे। ठीक है बच्चों, तो ये थी सारी कंडीशन। ये कॉन्वेक्स कंडीशन में केवल और केवल वर्चुअल इमेज बनती है,
इसमें रियल बनता ही नहीं है, याद रखना, ठीक है। कहीं आ जाए ऑब्जेक्टिव्स में ये ओनली वर्चुअल इमेज बनाएगा, लेकिन कॉनकेव वर्चुअल भी बनाता है और रियल भी बनाता है, दोनों तरह की इमेजेस वो बनाता है। तो 6 कंडीशन हमने डिस्कस की किस पर, कॉनकेव मिरर पर, और 6 कंडीशन हमारी किसकी है, कॉन्वेक्स की। ठीक है बच्चों, सारी चीजें क्लियर है, इमेज वगैरह के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए, तो इमेज फॉर्मेशन के वर्क तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि इन मिरर का यूज क्या है। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर के यूजेस हमारे पास है, इट इज कॉमनली यूज टॉर्च, सर्च लाइट, मैंने बोला था ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो लाइट बीम पैरेलल हो जाएगी, तो टॉर्च में, सर्च लाइट में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इन व्हीकल हेडलाइट्स, व्हीकल की हेडलाइट्स में हम लोग यूज करेंगे लॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए। इट इज ऑल्सो यूज इन शेविंग मिरर, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो बड़ी इमेज दिखेगी, तो वहां पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। डेंटिस्ट भी अंदर के छोटे छोटे दांत वगैरह को देखने के लिए जब वो यूज करता है तो इसी मिरर का वो यूज करता है। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमने बात की रियर व्यू में काम आता है ना, सिक्योरिटी मिरर स्टोर्स में, एटीएम्स के अंदर भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रीट लाइट, रास्ते में लाइट को फैलाने के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। एस कंपोनेंट्स इन टेलीस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। और इसके पास एक एबिलिटी होती है, देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड वाइडर व्यू, ये वाइडर व्यू हमें प्रोवाइड करता है, फॉर्मिंग अपराइट डिमिनिश्ड इमेज। एक वाइडर व्यू से पिक्चर जब खड़ी है, बड़ा ऑब्जेक्ट है आपका, उसकी छोटी सी पिक्चर आपको एक ग्लास के अंदर ये आपको दिखा देता है। तो ये थे हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। चलिए बच्चों, तो यहीं पर हम लोगों की क्लास आज की एंड होती है। तो आज की क्लास में हमने जाना लाइट क्या होती है, मिरर क्या होते हैं, मिरर से इमेजेस हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कितने रूल्स होते हैं इमेज को बनाने के, फिर हमने स्फेरिकल और प्लेन मिरर से अलग अलग कंडीशंस में इमेजेस को भी क्या किया है, ड्रॉ किया है। देन हम लोगों ने बात की है इनके यूज डेली लाइफ में हम लोग कहां कहां पर कर सकते हैं। तो वो सारी डिस्कशन हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मैग्निफिकेशन पर, जहां पर हम इमेज की साइज को कंपेयर करेंगे किससे, ऑब्जेक्ट की साइज से, और आपके मिरर फॉर्मूला प्लस मैग्निफिकेशन के जो फॉर्मूलाज बनेंगे उन पर डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स पे हम। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से, पढ़ते रहें, मस्त रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।